स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बहाने कांग्रेस मोदी को सबसे बड़ा विलेन बनाना चाहती है और राहुल को सबसे बड़ा हीरो। इसके लिए वो जबरदस्त एग्रेसिव मोड में आ गई है। कांग्रेस के छोटे बड़े नेता सब राहुल के कसीदे पढ़ रहे हैं, वहीं मोदी को जमकर कोस रहे हैं, मोदी को भला बुरा कह रहे हैं। आज प्रियंका गांधी ने तो पप्पू शब्द का इस्तेमाल कर दिया। वो शब्द जो अब तक विरोधी ही बोलते थे, उसे प्रियंका ने आज 4 बार बोला और राहुल की डिग्रियां बताने लगी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई है, अब उस पर ऊपरी अदालत का उनको सहारा है, लेकिन कांग्रेस मोदी के खिलाफ राहुल की संसद सदस्यता के जाने के बड़े टूल की तरह से इस्तेमाल कर रही है। कड़वी कड़वी बातों से लेकर इमोशनल कार्ड भी खेल रही है। मोदी के खिलाफ राहुल को विपक्ष का बड़ा चेहरा बनाने की प्लानिंग तो है, लेकिन क्या यह संभव है? और कांग्रेस की इस रणनीति को लेकर बीजेपी क्या कर रही है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आप उसको पप्पू बनाते हैं। डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। फिर पता चला कि ये पप्पू तो यात्रा में निकल आया और पता चला कि ये तो पप्पू है ही नहीं। क्या राहुल गांधी को सच में प्रियंका गांधी ने पप्पू कहा? क्या सोचकर प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को पप्पू कहा? सोशल मीडिया पर प्रियंका की तस्वीर और प्रियंका के इस वीडियो को लगाकर लोग पूछ रहे हैं, क्या वाकई में प्रियंका ने राहुल को पप्पू कहा है? अगर कहा है तो क्यों कहा है? अलग अलग कैप्शन, अलग अलग जुमलों के साथ प्रियंका, राहुल और पप्पू तीनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल राहुल के विरोधियों ने पप्पू नाम को राहुल गांधी के साथ ऐसा चिपकाया है जिससे राहुल ही नहीं पूरी कांग्रेस उबर नहीं पाई है। राहुल की पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करने वाले पप्पू जुमले को राहुल की पर्सनालिटी को डैमेज करने में लगातार इस्तेमाल करते हैं। अब जब प्रियंका गांधी ने पप्पू कहा तो चर्चा का विषय बन गया। और ये सच है कि प्रियंका ने पप्पू कहा है, वो भी एक बार नहीं, संकल्प सत्याग्रह के मंच से 4 बार पप्पू पप्पू कहा है। लेकिन क्यों कहा है वो भी जान लीजिए। दरअसल प्रियंका ने राहुल को पप्पू कहने वालों को आईना दिखाया है जो उन्हें जानबूझकर पप्पू बोलते हैं। प्रियंका ने यह भी कहा है, जो बोलते हैं वो राहुल की डिग्री नहीं देखते। सोचिए, राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। कैम्ब्रिज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री, एमफिल डिग्री उनको मिली। आप उसको पप्पू बनाते हैं। पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ मेरे मीडिया के दोस्तों, डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। फिर पता चला कि ये पप्पू तो यात्रा में निकल आया और पता चला कि ये तो पप्पू है ही नहीं। इसके साथ तो लाखों लोग चल रहे हैं। ये ईमानदार भी है, ये सब बातों को समझता भी है, ये जनता के बीच जा रहा है, जनता की समस्याओं को सुन रहा है, तो जनता इसके साथ चली जा रही है। तो घबरा गए कि राहुल गांधी ने संसद में वो सवाल उठाए जिनका उनके पास जवाब नहीं। प्रियंका ने उन लोगों को जवाब दिया है जो राहुल की पॉलिटिक्स का मजाक उड़ाते हैं, जो राहुल को बदजुबान बताते हैं, जो राहुल की संसद सदस्यता को खत्म करने के जिम्मेदार हैं। प्रियंका कह रही हैं, राहुल पप्पू नहीं है। राहुल गांधी ने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से की है। इसके बाद राहुल गांधी पढ़ने के लिए देहरादून के दून स्कूल चले गए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा कारणों से घर पर रहकर उन्हें पढ़ाई करनी पड़ी। इसके बाद राहुल ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में 1 साल इतिहास की पढ़ाई की और फिर सुरक्षा कारणों से यूएस के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चले गए। फिर उसके बाद उन्हें सुरक्षा कारणों से फिर एक बार फ्लोरिडा के रॉलेंस कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद 1994 में राहुल गांधी को ग्रेजुएट की डिग्री मिली। 1995 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में एमफिल यानी मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हासिल की। राजनीति में आने से पहले राहुल लंदन में एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मॉनिटर ग्रुप में काम भी करते थे।
राहुल की डिग्री के बारे में जो बातें प्रियंका कह रही हैं, वो बातें राहुल ने भी एक इंटरव्यू में बताई थी। Harvard University. There I was doing international relations and politics. Okay. And then there the same problem came when Papa died. So there was a security issue there. Then I went to a college in America in Florida called Rollins College. There I studied international relations, economics. And then after that I did my master's in Cambridge University in England. In development economics. It's actually called a master's in philosophy, but in economics. And it was, as I was saying to you, when I was in school, some of the teachers were nice, some were nasty. Yeah. So there I got a neutral, completely neutral sort of view, which was very important for me. Yeah. So I liked it. जब से राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है, उसके बाद से ही पूरी कांग्रेस फायर है, सड़क पर उतर आई है। राहुल के नाम के कसीदे गढ़े जा रहे हैं, मोदी को भर भर के कोसा जा रहा है। भाई के लिए फ्रंट प्रियंका ने संभाल रखा है। कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है, और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। संकल्प सत्याग्रह के मन से सिर्फ प्रियंका नहीं, राहुल की पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता सिर्फ मोदी का नाम ले रहा है, मोदी को बुरा भला कह रहा है। दिल्ली के मंच पर नए पुराने नेताओं की लाइन लगी थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन बंसल, अधीर रंजन चौधरी, कुमारी शैलजा, मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के सभी दिग्गज की जुबान पर मोदी विरोध का ही नारा था। मुझे खुशी इस बात की है कि सारे पार्टियां, सभी अपोजिशन पार्टी एक होकर राहुल जी के साथ खड़े हुए हैं। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं, उन सबको शुक्रिया अदा करता हूं कि जो ऐसे वक्त में लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे साथ खड़े हुए हैं। हर एक ने बात की, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, 100 बार धन्यवाद देता हूं। राहुल जी की सवाल की एक जवाब, राहुल जी जब मसला उठाई थी सदन के अंदर, जो सवाल राहुल गांधी की तरफ से पूछे गए थे, उसका एक जवाब मैं बड़े दावे के साथ कहते हैं, एक जवाब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी नहीं दिए, बल्कि बजाय ये है कि दिखाते हैं बाहर 56 इंची छाती वाले एक महापुरुष है, लेकिन राहुल गांधी जी की ये जो तीखी सवाल थे, उस सवाल से उनका 56 इंची छाती सिकुड़ते गए थे, वो भागे हुए थे। तो राहुल गांधी जी को इसलिए हम कहते हैं, राहुल गांधी जी अब तूफान में पलते हैं, अब तूफान में पले हुए हैं, और जो तूफान में पलते हैं वो दुनिया को बदलते हैं। राहुल गांधी जी हिंदुस्तान को बदलाएंगे। नरेंद्र मोदी 56 इंच की बात करते हैं। अगर ये इतना मजबूत प्रधानमंत्री है तो मैं बस इतना कहूंगा, राहुल गांधी जी की 4000 किलोमीटर पदयात्रा के मुकाबले 4 किलोमीटर की पदयात्रा नरेंद्र मोदी करके दिखा दे। हमारी लड़ाई में हमारे पास जो पद है, वो पद से भी अगर हमें अपने आप को मरहूम करना है तो वो तैयारी रखकर आने वाले दिनों में हमें अपना संघर्ष आगे चलाना होगा। जो गांधी को मानते हैं, जो राहुल गांधी को मानते हैं, वो कमजोर नहीं हो सकते। दिल्ली में ये सब नेता राहुल का नाम लेकर मोदी को कोस रहे हैं। उधर मुंबई में भी कांग्रेसी मोदी को हटाने का संकल्प ले रहे हैं। भुवनेश्वर, चंडीगढ़ से भी ऐसी ही तस्वीरें आई हैं, वहां भी मोदी मोदी चल रहा है। देहरादून में पोस्टर लेकर कांग्रेस के नेता बैठे हैं, सब मोदी विरोध का ही भजन गा रहे हैं।
अब सवाल है कि राहुल की पार्टी कहना क्या चाह रही है, राहुल की पार्टी मैसेज क्या देना चाह रही है। दरअसल कांग्रेस राहुल की संसदीय जाने के बहाने मोदी को सबसे बड़ा विलेन बनाना चाहती है और राहुल को सबसे बड़ा हीरो। एक सवाल यह भी है कि जो स्थिति बनी है उसके हिसाब से राहुल गांधी कांग्रेस की क्या सबसे कमजोर कड़ी हैं या कांग्रेस का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तमाम पार्टियों ने आज अपनी आवाज उठाई है, उनका हम सब धन्यवाद देते हैं और हम सबको एक होना पड़ेगा। इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आज ये देश खतरे में है। आज इस देश की सारी संपत्ति एक आदमी को सौंपी जा रही है और उस आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी हो जाती है। बहुत गलत हो रहा है अगर आज मेरे भाइयों और बहनों आप इसको पहचान नहीं पाएंगे तो इस देश को बहुत खतरे में डाल देंगे। जहां तक रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस के रणनीतिकारों ने इसे मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा मौका माना है। राहुल के मसले पर विपक्ष मोदी के खिलाफ खड़ा तो हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि अभी जो विपक्ष एकजुट है, क्या वो मोदी के खिलाफ राहुल के नीचे आने के लिए भी एक साथ तैयार होगा? क्योंकि ममता बनर्जी, केसीआर, अखिलेश यादव, केजरीवाल राहुल के नेतृत्व के मुद्दे पर अभी तक एक साथ नहीं खड़े हुए हैं। इसीलिए कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है मोदी के खिलाफ बने माहौल में पूरे विपक्ष को एकजुट रखने की। उधर बीजेपी के लिए राहुल हमेशा पंचिंग बैग रहे हैं। बीजेपी के यश में हमेशा से राहुल गांधी के अपयश का भी एक हिस्सा रहा है। अब वही दूर हो गया है। इसीलिए अगर कांग्रेस या पूरा विपक्ष एक होकर सहमति के साथ कोई नया चेहरा सामने लाती है तो बीजेपी के लिए भी चुनौती खड़ी हो सकती है। अपने निजी कारण से न्यायालय के द्वारा सजाए याफ्ता होने के बाद न्यायालय के विरुद्ध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इससे अधिक दुराग्रह और दंभ सत्याग्रह के आवरण में संभव नहीं है। हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो कुछ भी हुआ वो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा था कि महात्मा गांधी की समाधि पर महात्मा गांधी के सत्याग्रह शब्द का प्रयोग यदि ये लोग करते हैं तो गांधी जी के सत्याग्रह और इस तथाकथित सत्याग्रह में उतना ही अंतर दिखता है जितना पंचतंत्र में भगत और बगुला भगत में। राहुल को लेकर बीजेपी भी नई रणनीति पर चल रही है। राहुल की सदस्यता का मामला कोर्ट में जाएगा। सदस्यता रहती है तो राहुल और अग्रेसिव बनकर सामने आएंगे। अगर 8 साल तक बैन हो जाते हैं तो निश्चय ही मोदी के खिलाफ पूरे विपक्ष को एकजुट करने में जुट जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि मोदी ने राहुल को लेकर रणनीति बदल दी है। मोदी ने टॉप 20 नेताओं की टीम बनाई है जो राहुल पर डायरेक्ट हमला कर रहे हैं, जिसमें नड्डा से लेकर राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, सुधांशु त्रिवेदी, गिरिराज सिंह और संबित पात्रा ने फ्रंट को संभाल लिया है। जब से राहुल की सदस्यता गई है उसके बाद से ही मोदी राहुल पर डायरेक्ट कुछ नहीं कह रहे हैं और ये भी तय है कि मोदी अपने मुंह से राहुल गांधी का नाम लेंगे भी नहीं, क्योंकि मोदी अपने बराबर राहुल गांधी को आने ही नहीं देना चाहते। जब से ये घटना हुई है मोदी की स्पीच से भी राहुल गायब है। It would not be an aberration to say that Rahul Gandhi is the present day Mir Jafar of Indian polity. जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी बिना माफी मांगे निकल जाएंगे। माफी तो उन्हें मांगना ही पड़ेगा। अब उसका फायदा भी देख लीजिए। राहुल की पार्टी को मोदी पर डायरेक्ट हमले का मौका नहीं मिलता है, जबकि कांग्रेस के बड़े नेता संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी और गिरिराज सिंह के बयानों पर ही जवाब देते रह जाते हैं, जिसका ताजा एग्जाम्पल संबित पात्रा का वो बयान है जिसमें राहुल गांधी को उन्होंने मीर जाफर कहा था। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार
नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता? पूरे परिवार का अपमान करते हैं, लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता। आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए करते गए करते गए। मेरे भाई ने क्या कहा? संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे। जज को हड़काया, जज के साथ जो व्यवहार किया, जज ने इनको कहते रहा, मीडिया के माध्यम से ही सारी बातें आई है। तो ये माफी अगर मांग लिए होते तो ये दशा नहीं होती। लेकिन ये 3600 किलोमीटर यात्रा के बाद जब 3 राज्यों में चुनाव हो रहा था नॉर्थ ईस्ट में, तो चला गया हाथ से, तो लगा कि यात्रा भी बेकार गया। तब जरा सदस्यता गंवा के देखता हूं, जनता, देश की जनता हमारे साथ आ जाएगी। देश की जनता नकली शहीद को कभी नहीं स्वीकारती। नकली गांधी परिवार, मैं नकली गांधी परिवार कहता हूं कि गांधी का कोई गुण नहीं है जो महात्मा गांधी का गुण था। मैं तो जानता हूं कि महात्मा गांधी के कारण ही ये लिए हैं, अगर हो सकता है और किसी कारण से है। इनको गलतफहमी है कि भारत में लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है, इसीलिए ये तथाकथित गांधी परिवार मोदी जी को आज से नहीं बरसों से गालियां देने का काम किया है। कभी मौत का सौदागर कहा, कभी नीच कहा, कभी चाय वाले को क्या अधिकार है, कांग्रेस ने कहा कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे उनके लिए मैं एक छोटा सा दुकान खुलवा दूंगा। अपमानित करने का काम किया। इनको गाली देने का अधिकार है क्योंकि ये समझते हैं कि राजा हूं, लेकिन देश की जनता एक एक चीज देख रहा है। माफिया अतीक अहमद को पुलिस साबरमती जेल से लेकर रवाना हो गई है। पुलिस का काफिला राजस्थान की सीमा में दाखिल हो चुका है। काफिले में करीब 50 पुलिसकर्मी हैं, लेकिन मोबाइल सिर्फ 5 अधिकारियों के पास है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। अतीक की फैमिली में खौफ का माहौल है। अतीक को एनकाउंटर का डर सता रहा है, लेकिन उमेश पाल के परिवार की मांग है कि इंसाफ तभी होगा जब उमेश पाल की हत्या में शामिल सभी अपराधियों का एनकाउंटर हो जाएगा। उमेश पाल के परिवार को फांसी और एनकाउंटर से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। परिवार की मांग है कि जिस तरह से उमेश पाल की मौत हुई है, वैसे ही दोषियों को भी सजा मिलनी चाहिए। अतीक के काफिले की एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। साबरमती टू प्रयागराज, अतीक का रूट तैयार। माफिया आ रहा युग, परिवार में क्यों कब कब। गुजरात से लेकर यूपी तक हलचल तेज है। यूपी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। जितने भी पुलिस जवान ऑपरेशन अतीक अहमद में लगे हैं, सब ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है। ऑफिसर से लेकर पुलिस के जवान तक सब आधुनिक हथियारों से लैस हैं। और आप देखिए उसे सीधा ले जा करके वैन में बैठाया जा रहा है और अब उसे यहाँ से ले जा करके जो सीधा आप देखिए यहाँ अगर वैन की तरफ हम देखें, उसे वैन में अब बैठाने का देखिए, उसे वैन में बैठाया जा रहा है। वो सफ़ेद जो साफा अपने ऊपर उसने बांध रखा है और यहाँ आप देखिए अतीक अहमद को वैन में बैठा दिया गया है। और इस वक्त अगर आप देखें इस वैन में अतीक अहमद को ले जाया जाएगा
यहाँ अगर आप देखें, हम भी अतीक अहमद को फॉलो करेंगे साथ साथ। और यहाँ आप देखिए, इस वैन में उसे बैठा करके ये वैन जो है ये अब तुरंत स्टार्ट हो गई, और दूसरी वैन जो प्रिजन वैन है ये भी तैयार है, ये उस वैन को फॉलो करेगी। और साथ में यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इस गाड़ी में तैनात होंगे। यहाँ पे जिस गाड़ी में सुबह वो आए थे, ये महिंद्रा बोलेरो जो है यूपी 70 4073 नंबर की जो गाड़ी है। माफिया अतीक अहमद गुजरात से यूपी आ रहा है, रूट बन गए। 22 घंटे का रास्ता अतीक अहमद बाय रोड तय करेगा। अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाने के लिए सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। अतीक को प्रयागराज लाने के लिए यूपी से 6 गाड़ियां गई हैं। उन्हीं गाड़ियों के जरिए अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है। 2 वज्र, 3 कार और 1 एम्बुलेंस। यूपी पुलिस के 45 सदस्यों की टीम माफिया अतीक अहमद के काफिले के साथ चल रही है। अतीक को साबरमती से प्रयागराज सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी आईपीएस अभिषेक भारती को सौंपी गई। उनके साथ 1 आईपीएस और 3 डीएसपी भी इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वैन और दूसरी जो कॉन्वॉय की गाड़ियां हैं वो आ रही हैं, और यहाँ पे आप देखिए यूपी पुलिस की बोलेरो वैन जो है वो आगे चल रही है, जिसमें अधिकारी मौजूद हैं, और उसके साथ ये प्रिजन वैन जिसमें अतीक अहमद है। यहाँ पे आप देखिए, ये प्रिजन वैन जिसमें अतीक अहमद को बोर्ड किया गया यूपी के अधिकारियों द्वारा। पूरी तरह इसका पहले जो ये कवर्स है ये खुले हुए थे जब ये सुबह पड़ी थी जेल के आगे, लेकिन अब इसको पूरी तरह कवर कर दिया गया है, और किसी को भी पता नहीं चलने दिया जा रहा है कि इसमें अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यूपी पुलिस के अधिकारी जो हैं वो तमाम ट्रैफिक क्लियर करने में लगे हुए हैं। अहमदाबाद ट्रैफिक ब्रिगेड की टीम भी उनके साथ है, क्योंकि यूपी पुलिस की कुछ और गाड़ियाँ जो हैं वो आने वाली हैं। उनकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा अभी एक कंजेशन यहाँ बन गया है, और यूपी पुलिस की गाड़ियाँ इंतज़ार कर रही हैं। ये सफ़र इतना आसान नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी कंसर्न हमेशा बने रहेंगे, और सबसे पुलिस के कागजों में अतीक अहमद के लिए माफिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अतीक उत्तर प्रदेश की माफिया की लिस्ट में टॉप है। पुलिस का कहना है कि अतीक अहमद गैंग चलाता है। अतीक का गैंग केवल प्रयागराज तक सीमित नहीं है, बल्कि यूपी के कई जिलों में उसके गुर्गे मौजूद हैं। यही वजह है कि अतीक को साबरमती से प्रयागराज लाने में सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद को प्रयागराज लाने के लिए जिस रूट का इस्तेमाल किया गया है वो साबरमती जेल, अहमदाबाद, हिम्मतनगर गुजरात, उदयपुर राजस्थान, कोटा राजस्थान, शिवपुरी मध्य प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश, बांदा उत्तर प्रदेश होते हुए प्रयागराज लाया जाएगा। माफिया अतीक अहमद इस रूट से वो थोड़ा जल्दी पहुंच सकता है। अतीक के काफिले में वज्र जैसी गाड़ियां भी हैं जो थोड़ा कम स्पीड से चलती हैं। सुरक्षा का भी मसला है, लिहाजा 22 के बजाय 25 से 26 घंटे भी प्रयागराज पहुंचने में लग सकते हैं। इतना लंबा रूट 3 राज्यों का बॉर्डर क्रॉस करते हुए अतीक अहमद यूपी के प्रयागराज पहुंचेगा। इस बीच डर का माहौल दोनों तरफ है। अतीक के परिवार को रास्ते में गाड़ी पलटने का डर, एनकाउंटर का डर है, तो पुलिस को इस बात का डर है कि अतीक के गुर्गे और उसका फरार बेटा असद रास्ते में कहीं कुछ गड़बड़ न करे, अतीक को छुड़ाने की कोशिश न करे। लिहाजा पूरे रूट पर मॉनिटरिंग के साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जो अथॉरिटीज़ हैं उनका ये कहना था कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, और ऐसे में कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी पहले से बता देना हो सकता है कि थ्रेट परसेप्शन को और ज़्यादा बढ़ा दे। और वैसे भी आप जानते हैं अतीक अहमद खुद एक नोटेड माफिया है, बहुत ड्रेडेड क्रिमिनल है, और आप जानते हैं यूपी के अंदर एंटर होते ही उसके खुद के कई आदमी होंगे जो रास्ते में कहीं पर भी हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस कोई भी ऐसा चांस नहीं लेगी जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डाइवर्ज हो पाए, और इसीलिए हमें लगातार चेज करते रहना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि आखिर क्या क्या अनफोल्ड होने वाला है रास्ते में। हमारे और भी सहयोगी रास्ते में मौजूद हैं जो लगातार चेज करते रहेंगे। उमेश पाल के किडनैपिंग केस में पेशी के लिए
अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी के प्रयागराज लाया जा रहा है। साबरमती से प्रयागराज की दूरी सड़क मार्ग से करीब 1300 किलोमीटर है। उमेश पाल की हत्या के मामले में फरार चल रही अतीक अहमद की पत्नी ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अतीक की सुरक्षा को लेकर याचिका दाखिल की थी। याचिका में अतीक की हत्या की आशंका जताई गई थी। शाइस्ता की याचिका में अहमदाबाद जेल से यूपी की जेल में ट्रांसफर का विरोध किया गया। अतीक की पत्नी ने आशंका जताई कि साबरमती जेल लाते वक्त अतीक का फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि अगर बहुत जरूरी है तो सेंट्रल फोर्स की मॉनिटरिंग में जेल ट्रांसफर किया जाए। मतलब अतीक के परिवार को यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। वहाँ से उसने टर्न ले लिया है, यू टर्न ले लिया है ये शाहीबाग अंडरब्रिज से। और यू टर्न लेने का मतलब ये है कि ये जो कॉन्वॉय है हो सकता है ये इंदौर वाला रूट ले, क्योंकि अगर जिस रास्ते पे जा रहे थे वहाँ से पॉसिबिलिटी राजस्थान और राजस्थान बॉर्डर की तरफ जा करके चित्तौड़ वाला रूट लेने की ज़्यादा थी। लेकिन अब जिस रास्ते से ये जाना चाह रहे हैं वो रास्ता बेसिकली इंदौर की तरफ जाता है। और यहाँ देखिए कुछ सिचुएशन जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गई इस यू टर्न के चक्कर में, क्योंकि कॉन्वॉय जो है वो आगे निकल गया और बाकी जो गाड़ियाँ हैं वो अब पीछे रह गई हैं, क्योंकि अब ये नहीं पता है कि कॉन्वॉय कौन से रूट पे जाएगा। अब सवाल है कि आखिर अतीक के परिवार में डर का माहौल क्यों है? अतीक को लाने वाली टीम में आईपीएस रैंक के ऑफिसर शामिल हैं। पुलिस का भारी भरकम दस्ता काफिले के साथ चल रहा है, तो इसे भी समझना जरूरी है। अतीक अहमद को जिस रूट से लाया जा रहा है उस रूट में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर वाले इलाके में जंगल है, बीहड़ है, शिवपुरी मध्य प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश, बांदा उत्तर प्रदेश। प्रयागराज पहुंचने से पहले इन इलाकों से होकर गुजरना पड़ेगा। ये वो इलाके हैं जो कभी डाकुओं का गढ़ थे। अभी भी ये इलाके काफी सेंसिटिव हैं, सुनसान है। अतीक के परिवार को डर है कि कहीं रास्ते में कुछ हो न जाए, तो पुलिस भी इस माफिया के खिलाफ पूरी तरह से तैयार है। अगर रास्ते में अतीक के गुर्गे कुछ हरकत करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। हालांकि पुलिस की तरफ से अतीक के रूट को लेकर खुलासा नहीं किया गया, सीक्रेट रखा गया। यूपी पुलिस ए और बी दो रूट प्लान पर काम कर रही है। ये हिम्मतनगर की तरफ बढ़ रहा है कॉन्वॉय आगे, और हिम्मतनगर से ये शामला जी की तरफ जाएगा और शामला जी से ये राजस्थान में एंटर हो जाएगा और राजस्थान में फिर ये उदयपुर चित्तौड़ होते हुए ये कोटा की तरफ जाएगा और कोटा से शिवपुरी की तरफ मध्य प्रदेश में एंटर होगा और वहाँ से यूपी झांसी में एंटर होके और फिर ये प्रयागराज की तरफ आगे बढ़ेगा। बड़ा अजीब सा रूट लिया जो यूपी पुलिस है, और जाहिर सी बात है ये चकमा देने के लिए ही शायद किया गया होगा, क्योंकि जिस रास्ते से वो उन्होंने हिम्मतनगर हाईवे का रास्ता पकड़ा वो बड़ा अटपटा सा लगा। पहले वो शाहीबाग अंडरपास तक गए, वहाँ से यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद वो सिटी में उस रूट पे गए जो इंदौर की तरफ रास्ता जाता है, और वहाँ से अचानक पता चलता है कि वो कोतरपुर की तरफ निकल गए और वहाँ से नाला चिलौड़ा से उन्होंने हिम्मतनगर हाईवे ले लिया। तो ये अपने आप में काफ़ी सरप्राइजिंग भी था। 28 से पहले अतीक अहमद को प्रयागराज लाना है, क्योंकि 28 मार्च को अतीक की प्रयागराज की कोर्ट में पेशी। अतीक अहमद को सकुशल प्रयागराज लाना पुलिस के लिए खासी चुनौती है। अतीक उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा माफिया है उसे इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। अतीक के गैंग में 135 मेंबर हैं। अतीक का नेटवर्क उत्तर प्रदेश के करीब 14 जिलों में है। माफिया अतीक अहमद पर अदालत में 54 मामले लंबित बताए गए हैं। माफिया अतीक के गैंग के खिलाफ 49 तरह के अपराध लिखे गए हैं। गैंग मेंबर के नाम से जारी 68 हथियार लाइसेंस रद्द किए गए हैं। अतीक अहमद ही नहीं बल्कि अतीक के परिवार की भी क्राइम फहरिस्त लंबी है। भाई
और बेटे जेल में हैं। पत्नी और एक बेटा असद जो उमेश पाल की हत्या में शामिल है फरार है। पुलिस तलाश रही है। अतीक के बेटे असद का भी नेटवर्क काफी तगड़ा है। उमेश पाल की हत्या के बाद जांच में जुटी पुलिस को एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला था। इसमें 14 जिले के मेंबर थे। इसका एडमिन अतीक का बेटा था। हत्याकांड से पहले ग्रुप लगभग खत्म हो गया था। उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक का बेटा असद फरार है। पुलिस एक तरफ असद को तलाश रही है तो दूसरी तरफ साथ अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाने का जो रूट तैयार किया है उस पर बंदोबस्त पूरा है। अतीक को जो टीम प्रयागराज ला रही है उसमें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी हैं, जिससे अगर रास्ते में कुछ हो तो उसे हैंडल किया जा सके। अतीक गुजरात की साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज आ रहा है। तो सुनिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। पता नहीं उनको पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे। और मैंने उस समय भी कहा था कि जिस समय आप गूगल से और अमेरिका से मदद ले लोगे आपको पता लग जाएगा कि किस समय गाड़ी पलटी है और किसने पलटाई है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सैटेलाइट पे सब होगा। ये रिकॉर्ड जाने वाला नहीं है। ये गलती मत करना आप। ये 3 साल बाद 4 साल बाद भी अगर अमेरिका से निवेदन करोगे, अपील करोगे और वो निकाल के रिकॉर्ड देगा कि हर सेकंड का अगर आप मैप करोगे तो आपको पता लग जाएगा गाड़ी कैसे पलटी है। अतीक अहमद को साबरमती जेल से यूपी के प्रयागराज लाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें छपने लगी, बयान आने लगे। अतीक का परिवार एनकाउंटर की आशंका लगातार जता रहा है तो सोशल मीडिया में लोग बिकरू कांड की बात दोहरा रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कहीं अतीक की गाड़ी भी फिसल कर पलट तो नहीं जाएगी। गौरतलब है कि कानपुर के बिकरू कांड में विकास दुबे को मध्य प्रदेश उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था। तभी यूपी पुलिस के मुताबिक रास्ते में गाड़ी पलट गई और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में वो मारा गया। एनकाउंटर की जांच जारी है। अतीक अहमद को भी रोड के रास्ते लाया जा रहा है, लिहाजा सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें चल रही हैं। अतीक अहमद और उसके परिवार का एनकाउंटर का डर दरअसल बिकरू कांड से जुड़ा हुआ है। बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे की कानपुर पहुंचने के कुछ पहले गाड़ी पलट गई थी और उसके बाद एनकाउंटर हो गया था। लेकिन यूपी पुलिस का कहना है कि एनकाउंटर करना उसकी मंशा नहीं है, लेकिन पुलिस को ऐसी ट्रेनिंग है कि अगर उसके ऊपर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस गोलियों से जवाब देना जानती है। फिलहाल अतीक अहमद को जो साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है, पूरे रास्ते जबरदस्त सिक्योरिटी है। 45 से ज्यादा पुलिस वाले साथ में हैं और जहां नैनी जेल में प्रयागराज में अतीक अहमद को रखना है वहां भी सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम है। तन्हाई बैरक पे रखा जाएगा जहां पर सीसीटीवी रहेगा और 24 घंटे अतीक पर निगरानी रहेगी। साबरमती से अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है। उससे पहले यहाँ प्रयागराज जेल में तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। प्रयागराज लाने के बाद अतीक को जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में आइसोलेशन में रखा जाएगा। उसके सेल में सीसीटीवी कैमरा होगा। जेल कर्मचारियों को उनके रिकॉर्ड के आधार पर चुना और तैनात किया जाएगा। उनके पास बॉडी वियर कैमरे होंगे। प्रयागराज जेल कार्यालय और जेल मुख्यालय 24 घंटे निगरानी करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।